चाणक्य नॉलेज हब में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज से एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था का सार संक्षेप श्रृंखलाबद्ध प्रस्तुत किया जाएगा। और आज इसी श्रृंखला का पहला भाग प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित है। दोस्तों, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि शुरू करने से पूर्व मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में एक नंदू नाम का व्यक्ति है और एक कोई दबंग व्यक्ति है। उस दबंग व्यक्ति की परमिशन के बिना कोई भी व्यक्ति कोई काम नहीं करता है। नंदू उस दबंग व्यक्ति से मार्केट जाकर एक जीन्स का पैंट खरीदने के लिए उससे परमिशन लेता है। नंदू उस दुकान पर जाता है और वहाँ पर पैंट खरीदता है, लेकिन तभी देखता कि वहाँ पर बहुत ही अच्छी शर्ट रखी हुई है। नंदू के पास चूँकि पैसे नहीं थे, वो वापस आकर उस दबंग व्यक्ति को बताता है कि वहाँ पर बहुत अच्छी शर्ट थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। दबंग व्यक्ति के मन में लालच हो जाता है। दबंग व्यक्ति नंदू को पैसे देता है और वहाँ पर कहता है, जाओ वहाँ शर्ट खरीद लो और कोशिश करना कि उसी दुकान में तुम काम करने लगो और मैं भी वहाँ पर शर्ट खरीदने आऊँगा और आप आसानी से तुम मुझे कम दामों में वो शर्ट दे दोगे। उसके साथ ही नंदू जाता है और वहाँ पर उस दुकान के मालिक से चापलूसी से काम ले लेता है और उस दुकान में काम करने लगता है। दबंग व्यक्ति के भाई, दो भाई हैं, वो दोनों भाई जाते हैं वहाँ पर दुकान में और दुकान में देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं। वो ये बात उस दबंग व्यक्ति को बताते हैं आकर, तो दबंग व्यक्ति एक षड्यंत्र रचता है। उसके बाद में दबंग व्यक्ति परमिशन से कई लोग वहाँ जाते हैं और नंदू को कान पकड़ के बाहर कर देते हैं और अपना खुद ही काबिज हो जाते हैं। दोस्तों, ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए सुनाना चाह रहा हूँ कि अंग्रेज़ों और भारत की कहानी कुछ इसी प्रकार से है। भारत में यहाँ पर नंदू का जो एग्जाम्पल दिया गया है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो दबंग व्यक्ति है वो वहाँ का ब्रिटिश क्राउन है। भारत में अंग्रेज़ों ने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी थी कि वो कंपनी बनकर आए व्यापार करने, और वो उनको यह अधिकार जो मिला वो महारानी एलिजाबेथ के चार्टर द्वारा प्राप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि शुरुआत में तो व्यापारिक कार्य करते थे, लेकिन बाद में उनको जब 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार प्राप्त हुए तो वो एक क्षेत्रीय शक्ति बनने लगी। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग पेन और कापी लेकर बैठिए। इसमें ना केवल मुख्य परीक्षा बल्कि प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न मैं पॉइंट आउट करते चलूँगा और आप लोग उसको नोट करते चलिए। तो जब 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्राप्त हो गई तो उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और उधर ब्रिटिश क्राउन ताक में बैठा था। जैसे ही सिपाही विद्रोह हुआ, तुरंत ही उसने भारत के शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया, जो कि 15 अगस्त 1947 यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। 1934 में एम.एन. राय, जो कि भारत के साम्यवादी आंदोलन के प्रणेता थे, उनके सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। यहाँ पर एक प्रश्न निकल कर आ रहा है कि किसके सुझाव से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एम.एन. राय के सुझाव से। और अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो इस प्रश्न का उत्तर है 1946 में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। आप लोगों को यह भी पता है कि भारत के संविधान
में अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। आगे चलकर जब हम संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे तो इस पर और अधिक प्रकाश डालेंगे। तो भारत में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, ब्रिटिश शासन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। यानी ब्रिटिश क्राउन चाहता था कि सब उसकी अपेक्षा के अनुरूप हो, तो उसने इस तरह से जाल बुनना शुरू किया कि सारी उसकी जो पकड़ है वो भारतीय प्रशासन और राजनीति और आर्थिक व्यवस्था सब पर हो जाए। जो भी घटनाएं उस समय हुई ब्रिटिश प्रशासन में, उन सब ने भारत के संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं थीं। हम इन घटनाओं को दो चरणों में बांट सकते हैं। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, जो कि 1773 से 1858 तक चला। उसके बाद क्राउन का शासन चला 1858 से 1947 तक। यह भी प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में कब से कब तक चला, तो इस प्रश्न का उत्तर है 1773 से 1858 ईस्वी तक। क्राउन का शासन कब से कब तक था, तो 1858 से 1947 तक। अब हम जानेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है और उसने ब्रिटिश के शिकंजे को भारत में कसने के लिए कितना प्रभाव छोड़ा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में अंग्रेजों के जड़ जमाने का एक पहला कदम था। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार ने कदम उठाया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली। यानी कंपनी आई तो थी व्यापार करने, लेकिन अब उसको कुछ राजनैतिक कार्य और प्रशासनिक कार्य करने की भी अनुमति मिल गई। यहाँ पर आपको देखना होगा कि जितने भी ये एक्ट अधिनियम जो भी कुछ आ रहा है सब स्टेप बाय स्टेप है। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों ने कितना खतरनाक षड्यंत्र रचा था भारत पर शासन करने के लिए, भारत पर कब्जा करने के लिए। तो जब उनके कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली तो भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई। अब कैसे रखी गई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यह एक प्रश्न है कि किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो उत्तर है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और उस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 और लोग दे दिए गए साथ में। यानी जो उसकी एक परिषद बनाई गई उसमें 4 लोग उसकी सहायता के लिए नियुक्त किए गए। अब प्रश्न है कि वह पहला व्यक्ति कौन था जो बंगाल का गवर्नर जनरल था? तो इस प्रश्न का उत्तर है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। वह पहला व्यक्ति था जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। यानी 1773 के एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और पहला व्यक्ति लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना। 1773 एक्ट के द्वारा एक और भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया और वो कदम क्या था? 1773 एक्ट से पहले तीनों प्रेसिडेंसी मुंबई, मद्रास और बंगाल, तीनों ही प्रेसिडेंसी अलग अलग थी। तो मद्रास, मुंबई और कलकत्ता प्रेसिडेंसी जो थी तब उसको क्या किया गया? तीनों के मतलब अलग अलग कार्यक्षेत्र थे। अब 1773 के एक्ट के द्वारा मद्रास और मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। यानी यहाँ पर केंद्रीकरण का क्रम आप देख रहे हैं कि केंद्रीकरण हो रहा है।
यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसके अधीन मद्रास और मुंबई के गवर्नर को ला दिया गया। चूंकि अंग्रेज सोच रहे थे कि एक ऐसा केंद्र बनाया जाए जहां से पूरे भारत पर शासन करना बहुत आसान रहे, तो उसको सबसे अच्छी जगह बंगाल दिखाई पड़ी। तो उसने क्या किया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया और मद्रास और मुंबई के गवर्नर को उसके अधीन ला दिया। यानी उसको हेड बना दिया बंगाल के गवर्नर को, और मद्रास और मुंबई के गवर्नर को सहायक बना दिया। पहले इन सबके काम अलग अलग थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक और बड़ा काम हुआ, यह भी एक प्रश्न है। 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। प्रश्न है कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा उच्चतम न्यायालय की, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 1773 के एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार आदि लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। पहले क्या होता था, पहले कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अपना व्यापार करने आए थे, व्यापार करते थे, उसके बाद में भारतीय व्यापारियों से जो भी उनको उपहार वगैरह मिलते थे उनको ले लेते थे, और जहाँ कहीं रिश्वत मिलती थी वो भी ले लेते थे। लेकिन 1773 के एक्ट में अंग्रेज सरकार ने, यानी ब्रिटिश सरकार ने अपना दिमाग लगाकर उनको जो अधिकार था व्यापार, निजी व्यापार करना और उपहार रिश्वत लेना, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। 1773 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित हो गया। यानी कि कंपनी पर नियंत्रण के लिए उसने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक निदेशक मंडल बनाया, जिसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित कर दिया। इससे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। यानी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था वो ब्रिटिश सरकार, एक माध्यम का काम करता था, ब्रिटिश सरकार और भारत के माध्यम का काम करता था। तो वो क्या करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था, यानी जो नियंत्रक मंडल था, वो भारत के जो भी राजस्व, सिविल और जो सैन्य संबंधी मामले थे, इसकी जानकारी समय समय पर ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित करता था कि मतलब यहाँ पर क्या चल रहा है,